नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सेल्फ नोट से जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी राज्य में होने वाले जो पॉलिटिकल साइंस जिसमें पूछे जाने हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये है छठा पार्ट। इस सीरीज का ये है छठा पार्ट और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी नोट्स पढ़ेंगे, वो काफी ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के होते हैं या पीजीटी के होते हैं, या बिहार में जो पीजीटी का एग्जाम अभी हो रहा है 12th क्लास में पढ़ाने के लिए, उसमें सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आप DSSB, जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो इंटर कॉलेज में नियुक्तियां होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसमें आते हैं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंतर्गत क्या आते हैं? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में आप जानते हैं कि राइट टू वोट हो जाएगा, वोट देने का अधिकार, प्रत्याशियों को चयन करने का अधिकार, प्रत्याशी के रूप में लड़ने का अधिकार। इस तरह जो भी अधिकार हैं वो आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नागरिक अधिकार के अंतर्गत आपके आ जाएंगे राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, जो भी इस तरह के पूजा करने का अधिकार, ये जितने भी हैं ये सब आपके सिटीजन के रूप में राइट्स मिलते हैं। इसी तरह सेकंड जनरेशन राइट है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो होते हैं वो सेकंड जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं। थर्ड जनरेशन राइट के अंतर्गत आते हैं राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू नेचुरल रिसोर्सेस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ब्रॉडली स्पीकिंग ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन के जो इर्द गिर्द पर्यावरण है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको प्राप्त करने का जो अधिकार है वो थर्ड जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आता है। सेकंड जनरेशन के अंतर्गत क्या आते हैं? आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। और फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ जनरेशन राइट्स के अंतर्गत क्या आते हैं, तो डिजिटल राइट्स जो हैं आज के समय में, वो जो है आपके फोर्थ जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार पुनः इसको रिवीजन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। सेकंड जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। थर्ड जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू नेचुरल रिसोर्सेस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये सब जो है थर्ड जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ जनरेशन राइट्स के अंतर्गत आते हैं डिजिटल राइट्स। अगला क्वेश्चन है, नौ रूढ़िवाद के प्रवर्तक कौन है? माइकल ऑक्साट। माइकल ऑक्साट जो है नौ रूढ़िवाद के प्रवर्तक हैं। इसी तरह जो है ये जो है सोरेल आतंकवाद का समर्थन करते हैं, शोपेनवायर हिंसा का समर्थन करते हैं। बाध्यकारी स्वतंत्रता का प्रतिपादक किसने किया? रूसो। मार्क्स के चिंतन के स्रोत क्या थे? तो मार्क्स के चिंतन के अलग अलग स्रोत थे। जैसे जर्मन दर्शन की बात की जाए तो हीगल से प्रभावित हुआ, ब्रिटिश अर्थशास्त्र माल्थस और रिकार्डो से प्रभावित हुआ, और फ्रांसीसी समाजवाद सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर। मार्क्स के राज्य और क्रांति से संबंधित सिद्धांत कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्क्स के राज्य और क्रांति से संबंधित सिद्धांत कहां से लिए गए? फ्रांस के क्रांति से। और मार्क्स के चिंतन के स्रोत आप देख लीजिएगा कि जर्मनक दार्शनिक जो था हीगल से उसने प्रभावित हुआ, ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस और रिकार्डो से प्रभावित हुआ, और फ्रांसीसी समाजवाद के जो प्रवर्तक हैं सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर से वो प्रभावित रहा। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्क्स के चिंतन में किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? तो उसमें ऑप्शन हो सकता है हीगल, माल्थस, रिकार्डो, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, मोर देन अबव। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूटोपियन सोशलिज्म और ब्रिटेन के श्रमिक शक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म का मतलब होता है ऐसा समाजवाद जो केवल स्वप्न में देखा जा सकता है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है।
सेकंड सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है, गार्नर। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड सदन जैसे भारत में राज्यसभा है, इसी तरह जो है अलग अलग देशों में जो सदन है सेकंड, उसका जो उपस्थिति है वो स्वतंत्रता की गारंटी या कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है। ये स्टेटमेंट है गार्नर का। लोकतंत्र कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी सिद्धांत की देन नहीं है। लोकतंत्र कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। यह कथन है सीवी मैकफर्सन का। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, इसे कौन मानता है? अराजकतावादी जो भी हैं वो जो है राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं, यानी कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, बेकार है एकदम बिल्कुल। वही जो उदारवादी है इसको एक आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, अगर अनावश्यक बुराई की बात हो तो अराजकतावादी क्रोपाक्टिन जो है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं, जबकि उदारवादी जो है वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। फादर ऑफ एनार्किज्म, यानी कि अराजकतावाद के फादर किसके माना जाता है? तो विलियम गाडविन को जो है अराजकतावाद का फादर माना जाता है। जॉन लॉक की महत्वपूर्ण रचना है एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये किसकी रचना है? जॉन लॉक की रचना है। द कॉजेज ऑफ ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ रोमांस, द कॉजेज ऑफ ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है ये। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है, ये कथन किसका है? अर्नेस्ट बार्कर का है। संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? हॉब्स ने किया। संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? हॉब्स ने किया। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? श्री अरविंदो को माना जाता है। बहुमत के आतंक का सिद्धांत किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था। बहुमत के आतंक का सिद्धांत जेएस मिल ने दिया था। अति व्यक्तिवाद एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म का संबंध किससे है? अराजकतावाद से है। अति व्यक्तिवाद एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म का संबंध किससे है? अराजकतावाद से है। अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी प्रश्न आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं ये सीधे पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर हैं उनसे निकाल के छांट के रखे गए हैं, इसलिए ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनको डायरेक्ट याद कर जाइए। इस बात से कोई इंकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे उसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ये कथन जो है सीडी वर्न्स का है। इस बात से कोई इंकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटरगाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों न हो। ये कथन है सीडी वर्न्स का। जेएस मिल किसके समर्थक हैं? महिला मताधिकार का समर्थक हैं, प्लस श्रमिक सहकारी संस्थाओं के ये प्रवर्तक हैं। मैकियावेली जो है सीजर बोर्गिया का राज्यशिल्प से प्रभावित था। अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है? प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। आपको जो भी इंपोर्टेंट लग रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अधिकार विधि की सृष्टि है, यह कथन किसका है? जर्मी बेंथम। मार्क्सवाद में मार्क्स के पश्चात संशोधन की प्रक्रिया में एक देश में समाजवाद बनाम स्थायी क्रांति का विवाद उत्पन्न हुआ, यह कथन किसका है? स्टालिन एवं ट्रास्टस्की। मार्क्स ने आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी कि मिथ्या चेतना कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यह सुपर स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। इसमें उसने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया है कंसेप्ट। हाउ ब्रिटेन इज गवर्न किसकी पुस्तक है? रेमजे मयोर की ये पुस्तक है। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी पार्ट देखेंगे।
इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हम प्रत्येक वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोग प्रश्नों को यहाँ हल नहीं करेंगे क्योंकि बोर हो जाता है आदमी। हमारा वीडियो काफी छोटा रहेगा। अगर आपको इंपोर्टेंट लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।